हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी फोर्थ मैराथन ल्यूसिड मैथ की सीरीज की। और इसके अंदर मैं आपको फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। और देखो गाइस, ये आपकी सीरीज की लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं एक काम करूँगा कि जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उसकी मैं आपको एक सेपरेट पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं उनको मैं उनके संग मर्ज कर दूंगा। तो कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए भी हो जाएंगे और फाइनली हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट भी कर पाएंगे, ठीक है। ये मैंने डिसाइड करा है। और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्वांट किंग 0। इस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। जो मर्ज पीडीएफ होगी वो मैं आपको दे दूंगा। इस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सभी के सभी ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप ये बात अभी तक समझ गए होंगे कि ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो देखो गाइस, क्या गिवन है सवाल में। आपको गिवन है कि एंगल ए सी बी, यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ए सी, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, इन दोनों का समेशन आपका 80 डिग्री है, ठीक है। और क्या गिवन है कि जो एंगल बी डी ई है मेरे पास, ये एंगल एंगल बी डी मेरे पास है 35 डिग्री। और क्या गिवन है कि एंगल बी सी ई, यानी कि ये वाला एंगल 45 है। तो आपको पता है ना कि अगर मैं इन सभी को ऐड कर लूँ, जैसे मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। अगर आपके पास कभी भी ऐसा फिगर बना हुआ है तो इसमें होता ये है कि अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो जो ये वाला एंगल होता है इनका समेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसी की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 80, 35 और 45, इसका समेशन आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। कुछ नंबर्स आपको गिवन है जो कि सीरियली नंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, एज द अपीयर इन द सीक्वेंस। जब हर एक नंबर को हम उसके सीरियल नंबर में ऐड कर रहे हैं तो जो एवरेज हो रहा है, ठीक है, एवरेज ऑफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज 55। तो आपको बताना है कि एवरेज ऑफ मिसिंग नंबर ए और बी कितना होगा। तो यार बहुत ध्यान से आप लोग समझना कि पहले नंबर्स कितने, पहले मैं ये पता करता हूँ, ठीक है। कितने नंबर से हम लोग पहले ये फाइंड आउट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 नंबर मेरे पास है। अब देखो, जब मैंने इनके सीरियल नंबर ऐड करे इनमें, तब कितना एक्स्ट्रा आ गया होगा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। तो आपको पता है 1 से लेकर 10 तक का समेशन कितना होता है, 55 होता है। तो 55 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब ये किसके बराबर हुआ, नया एवरेज कितना था, नया एवरेज आपके पास था 55। तो इंटू 10 मैंने करा तो 550 आ गया, ठीक है। यानी कि पहले जो नंबर्स आपके पास थे उनका समेशन क्या रहा होगा, माइनस कर लो उसको, 495, ये पहले समेशन रहा होगा, ठीक है। अब मैं एक एक करके नंबर्स को ऐड कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ऐड करना, ठीक है। ऐड करते हैं गाइस। पहले हमारे पास है, मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, तो काफी आसान रहेगा। 24, 45, देखो 45 35 को लिख लो आप लोग 80, ऐसे आप स्टेप कम कर सकते हो। 45 और 35 को मैंने 80 लिख लिया, ठीक है। फिर है मेरे पास 59, फिर है 83, ठीक है। 46 74 को मैं लिख लूंगा 120। फिर क्या बच गया मेरे पास, 29 बच गया। इनको ऐड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 9 18, 18 और 7 25, 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ठीक है। 12 ये हो गया, 17, 17 और 8 25, 25 4 29, यहाँ पर आया 4, अच्छा यहाँ पर 9 आया, ठीक है। यहाँ पर आया 9, यहाँ पर 2 गया, यहाँ पर आ गया 395। तो दिख रहा है आपको कि ये डिफरेंस कितने का है, 100 का। तो यानी कि जो a प्लस बी है मेरे पास, ये 100 हो गया। एवरेज निकालने, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 50 आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप आराम से इन क्वेश्चन को करा करो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, आप लोग इसको ट्राई करिए। देखो, एक पर्सन 40 आइटम को 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस पर मार्क करता है, ठीक है। ही सेल्स 10 आइटम्स एट डिस्काउंट ऑफ 10%, 20 आइटम एट 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। तो मैक्सिमम डिस्काउंट वो कितना दे सकता है रिमेनिंग आइटम्स पर, अगर वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहता है तो यार काफी अच्छा सवाल है। बहुत ध्यान से हम लोग इस सवाल को समझेंगे। देखो, 40 आइटम्स हमने मार्क करे 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि हर एक आइटम का कॉस्ट प्राइस अगर आपका 5 था तो मार्कअप करके वो 6 हो गया, ठीक है। अब अगर कुछ आइटम पर उसने 10% का डिस्काउंट दिया है तो मैं कह सकता हूँ कि जो चीज़ 10 की थी वो 9 की बेचना चाह रहा है, ठीक है। यानी कि 50 की चीज़ वो 54 की बेच रहा है।
पहले तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 10 आइटम उसने इस तरीके से बेच दिए। फिर क्या हुआ, अगले स्टेप में 20 आइटम उसने कैसे बेचे? 20 आइटम उसने 15% डिस्काउंट पर बेचे हैं, तो मार्कअप तो सेम था 5 से 6, 15% डिस्काउंट यानी कि 20 की चीज वो बेचना चाह रहे हैं 17 की। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो चीज 100 की है वो 102 की वो बेच रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर? अब देखो, मुझे ये पता करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट परसेंट उसको चाहिए। प्रॉफिट परसेंट अगर उसका 0 हो जाए तो कितना डिस्काउंट वो दे सकता है, सॉरी ये पता करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना कितना प्रॉफिट अभी तक उसने कमा लिया हम ये देखते हैं। 10 आइटम बेचे, फिर यहाँ पर बेचे 20 आइटम, तो बच गए 10 आइटम और, ठीक है। टोटल में हो गए 40 आइटम। अब इन 10 आइटम पर पहले वाले कितना प्रॉफिट परसेंट उसको मिल रहा था, आपको दिख रहा है 8% का, ठीक है। अगले 20 आइटम पर उसको 2% का प्रॉफिट मिल रहा था। अब अगर आप चाहते हो कि ओवरऑल उसका कोई प्रॉफिट या फिर लॉस ना हो, सब कुछ जीरो हो जाए, तो इन 10 आइटम पर क्या होना चाहिए प्रॉफिट या लॉस, तो आप देख लो। यहाँ पर आपको देखा 80, यहाँ पर आपको देखा 40, ठीक है। तो 80 और 40 कितना हुआ 120, इसको डिवाइड कर लो 10 से, तो आपके पास आ गया 12। यानी कि यहाँ पर आपको 12% का लॉस होगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल आपका मामला न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर 12% के लॉस के हिसाब से हमको डिस्काउंट निकाल देना है। तो मार्कअप तो फिर से वही सेम रखूंगा मैं, 5 से 6। डिस्काउंट मान लिया कि एक्स से वाई है, 12% का लॉस है, तो जो चीज़ 25 की है वो आपकी जा रही है 22 की। अब इसको काट लो, यहाँ पर 5 आ गया, तो 6 इंटू 5 आपका हो गया 30। तो 30 की चीज़ वो 22 की बेच रहा है। यहाँ पर आपको डिस्काउंट पता करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ में मेरे पास है 8, ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा है 800 डिवाइड बाई 30, ये आपका आंसर है, ठीक है। 26 लगभग आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आ सकता है, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई करिए। क्या गिवन है सवाल में आपको, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस H and O is D units. Average speed that gets a person from H to O in a stipulated time is S units. He takes 20 minutes more than the usual if he travels at 60 km per hour and reaches 44 minutes early if he travels at 75 km per hour. न्यूमेरिकल समेशन आपको फाइंड करना है। समेशन फाइंड करना है न्यूमेरिकल वैल्यू का डी और एस, ठीक है। समझ गया मैं क्या करना है सवाल में, ज़्यादा कठिन कुछ है नहीं, केवल देखने में आपको कठिन लग रहा होगा। देखो यार, जब स्पीड उसकी एक तरफ 60 है और एक तरफ स्पीड उसकी 75 है, तो टाइम में कुछ वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये रेशो कितने का है। ये रेशो आपको दिख रहा है कि 4 से 5 है, तो स्पीड जब उसकी 4 से 5 हो रही है ना, टाइम में कह सकते हो कि 5 से 4 हुआ होगा। अब ये जो एक का गैप है, इस एक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट नहीं गिवन है, इनडायरेक्ट वे में गिवन है। पहले वो 20 मिनट देर से पहुंच रहा था, अब वो 44 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गैप कितने का देखा आपको, 64 मिनट का, 64 मिनट का आपको गैप दिख गया, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई आपको। अब देखना, यानी कि यहाँ पर उसको कितना टाइम लग रहा था, यहाँ पर टाइम लग रहा था 320 मिनट, और यहाँ पर कितना टाइम, मल्टीप्लाई कर लो 256 मिनट, ठीक है। तो गाइस नॉर्मल टाइम कितना है, जितना टाइम लगना चाहिए वो टाइम आपको पता है कि 300 मिनट है, ठीक है। 300 मिनट्स नॉर्मली लगने चाहिए उस आदमी को उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में। ये चीज अभी तक हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। 300 मिनट्स लगने चाहिए उसको। अब हमको और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। अब देखो गाइस, आप ये पता कर सकते हो कि टोटल डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मैं डिस्टेंस पता करने जा रहा हूँ। डिस्टेंस कितना है, स्पीड यहाँ पर थी 60 की, टाइम लग रहा था इतने मिनट्स, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यार कि 60 इंटू 320 बटे 60, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपका आवर्स में आ जाएगा। तो डिस्टेंस आपका है 320 किलोमीटर। बहुत अच्छी बात है, डिस्टेंस तो हमने आसानी से निकाल लिया कि 320 किलोमीटर है। अब क्या निकालना है हमको, एस, यानी कि जो नॉर्मल स्पीड है, एवरेज स्पीड है, वो कितनी है। तो यार वो भी पता कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। 320 डिवाइड बाय कितने घंटे लग रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको 5 घंटे, तो आपके पास आ गया 64। इन दोनों का समेशन क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है, इन दोनों का समेशन आंसर आ गया 384। तो आप देख रहे हो कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करोगे ना, तो आपको सच में लगेगा कि क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे 10-12 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे
और आपको इनको सही टाइम पर करना आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि पेपर टफ हो गया है, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर दी है तो ऐसे क्वेश्चन को आप 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट में बना लोगे आराम से, और वही टाइम है। आप सोचो इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर दो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। 20 सेकंड में करना चाहो, नहीं हो पाएगा कभी भी क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 4p+2 is having 4p+2 as the number of sides where p is a positive integer। अच्छा, p एक आपका पॉजिटिव इंटीजर और जो नंबर ऑफ साइड्स है वो 4p+2 है। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल टू दैट ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये हमको फाइंड करना है। तो काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सवाल काफी आसान है या फिर काफी कठिन है, अच्छा सवाल है, ठीक है। तो आप एक काम करो ना यार, आप p की वैल्यू अपने मन से डाल दो। आप p की वैल्यू अपने मन से 2 डाल दो। अगर आप 2 डालोगे ना तो सारे ऑप्शन अलग अलग आ जाएंगे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। 2 डालने पर सारे ऑप्शन डिफरेंट होंगे, ये तो आप मानते हो। तो p की वैल्यू में 2 डाल दी, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स अब कितनी होगी, 4 इंटू 2 8, 8+2 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड मैंने 10 ले ली। अब आप मुझे बताओ कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल होंगे क्या। एक्सटीरियर एंगल तो दिख गया यार कि 360 डिवाइड बाई 10 यानी कि 36 डिग्री आ गया, 36 डिग्री आ गया, बहुत बढ़िया। इंटीरियर एंगल बताओ मुझे। इंटीरियर एंगल भी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, 180 में से उसको माइनस कर दो, 144 डिग्री आ गया। इसका रेशियो आपको दिख रहा है कि 4:1 है। अब देख लो कि 4:1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है। 4:1 आप लोग देख लो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, केवल ऑप्शन 2 में आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ऐसे आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप बेसिक से ही करो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, CHSL में शायद ये क्वेश्चन आया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। देखो ऊपर की तरफ आपको क्या क्या वैल्यूज दिख रही है, आप ध्यान से देखो। तो देखो गाइस, ऊपर तो यार मैंने बहुत ट्राई करा पर मुझे कुछ ज्यादा समझ में आ नहीं रहा, पर नीचे का मुझे दिख रहा है कि नीचे क्या आ रहा है। देखो नीचे ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं पॉइंट 1 को a मान लूं तो नीचे लिखा हुआ है a² + b² + c² प्लस, आगे देखते हैं ये 0.04 कब आया होगा। ये आप कह सकते हो कि 0.1 इंटू 0.2 मल्टीप्लाइड विद 2, तो 2ab + 2bc + 2ca ऐसे समझ सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैं सही बोल रहा हूँ, a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि जो डिनोमिनेटर आपका है वो क्या बन गया, 0.6 का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, 0.6 का होल स्क्वायर आपका बन गया, ठीक है। अब बाकी का क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे मैंने बहुत ट्राई करा पर यहाँ पर मुझे नहीं समझ में आया। जैसे मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसका मैं क्या करूँ, ठीक है। ये तो दिख रहा है a³ + b³ + c³ पर ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप ये ट्राई करो कि आप इसको क्वेश्चन को फिर भी कैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 डेसिमल है पॉइंट की बात, तो ऐड कर लो, ठीक है। 5 और 16 कितना हुआ, 21, 21 और 27 कितना होगा, 48, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, 3 टाइम्स 0.048, ठीक है। ये मैं सही कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको दिख रहा है कि हो गया मेरे पास 0 पॉइंट, मल्टीप्लाई कर लो 3 से, उसको 144 होता है 144, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। और इसमें अगर मैं ये वाला टर्म जोड़ दूंगा 0.036, तब ये क्या बन जाएगा, तो आपने बोला 0.180 बन गया, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ी सी उम्मीद है। अब यहाँ मुझे बताओ कि क्या क्या आ रहा होगा पहले 3 टर्म्स के लिए। तो आपने देखा 0.001, अगले में 0.008, फिर यहाँ पर 0.027, इसको ऐड कर लो, यहाँ पर दिख रहा है 36 हो गया, 6, 3 यहाँ पर 0। अब ये दोनों आपको फिर ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर एक चीज और कर सकते हो कि आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 0.36 से डिवाइड कर रहे हो ना, 0.36 इससे आप डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो गाइस यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिला 1/10। यहाँ बताओ क्या मिलेगा, 180 को डिवाइड आपने करा 360 से, तो 1/2 हुआ, ठीक है। ये आपकी वैल्यू एक ही आ गई, 1/10 + 1/2, ये कितना होगा आपके पास, देख लेते हैं, 5 और 1 6, तो ये आपके पास हो गया 6/10। आपको फाइंड करना है 60 है, मल्टीप्लाई कर लो 6 × 6 36, आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हो कि कभी कभी हो सकता है कि आइडेंटिटी आपको ना समझ में आए पेपर के अंदर, पर अगर वैल्यूज इजी है तो आप सॉल्व कर लोगे। जैसे यहाँ पर आपको वैल्यू दिखने की आसान है, डेसिमल के बाद इक्वल प्लेसेस है,
तो आप ऐड आसानी से कर सकते हो माइंड में भी, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, अच्छा क्वेश्चन था ये आया हुआ, और सॉल्यूशन भी ठीक ठाक ही मैंने आपको बताया है। अगला सवाल ये है आपके सामने, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो पहले ये समझते हैं कि सवाल में क्या गिवन है हमको। देखो सवाल में आपको ये गिवन है कि एक ऑयल मर्चेंट है जो मिनिमम 2100 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है 50 लीटर ऑयल बेचकर, ठीक है। उसने कितने में खरीदा, 236 पर लीटर में उसने वो ऑयल खरीदा है, ठीक है। ये उसका कॉस्ट प्राइस हुआ पर लीटर का। अब वो कर क्या रहा है कि वो कुछ क्वांटिटी डुप्लीकेट ऑयल की मिला रहा है जिसकी कॉस्ट प्राइस कम है 180 पर लीटर, और वो मिक्सचर को बेच रहा है 250 पर लीटर में। तो कितना डुप्लीकेट ऑयल उसको मिलाना पड़ेगा। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है यार, ठीक, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर आप बेसिक फंडा पकड़ो। बेसिक फंडा ये कि वो कितना प्रॉफिट चाहता है। आपने बोला कि वो चाहता है यार कि उसको 2100 रुपए का प्रॉफिट हो। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई कि 2100 रुपए का प्रॉफिट वो चाहता है 50 लीटर ऑयल में कुछ ना कुछ मिलावट करके, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से आप लोग समझना, 2100 का उसे प्रॉफिट चाहिए। अब देखो जो उसके पास 50 लीटर ऑयल है 236 पर लीटर का, उसको और वो सारा बेच दे, ठीक है। मैं मान के चलूँ कि उसने वो सारा बेच दिया कितने में, 250 पर लीटर में, तो उसे कितना फायदा हुआ। तो अब देखो 50 उसने बेचा, ठीक है, 50 लीटर बेचा, और 1 लीटर पर कितने का फायदा हो रहा था, केवल 14 रुपीज का। तो इतना फायदा तो नॉर्मली उसे हो गया, ठीक है। जो उसके पास पहले से तेल था उसको बेचकर हो गया। अब मान लेते हैं कि उसने एक्स लीटर उसने ये तेल खरीद लिया डुप्लीकेट वाला, जो कि बहुत सस्ता था, 180 का ही था केवल, ठीक है। उस पर तो बहुत फायदा होने वाला है। उस पर लीटर कितने का फायदा है, तो अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि उस पर लीटर 70 का फायदा है। तो अब बस ये देखो कि फायदा कितना होता है, ठीक है। तो फायदे के हिसाब से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो 2100 जो है किसके बराबर है, यहाँ पर है 700 प्लस एक्स इंटू 70। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1400 का डिवाइड कर लो 70 से, ये लॉग के एक्स के आगे। तो आप खुद ही देखो कि कितना अच्छा मेथड था इस क्वेश्चन को करने का, ये वाला। कुछ एलिगेशन कुछ बेसिक की जरूरत नहीं, केवल आपने ये देखा कि प्रॉफिट में कैसे इक्वेट कर दूं, ठीक है। तो इससे अच्छा मेथड आपको इस क्वेश्चन का कहीं नहीं मिलेगा। ये एकदम बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। मुझे याद है पहले मैं एक बार मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, तब मैंने उसको बेसिक मेथड से कर दिया था और बहुत लंबा हो गया था, या फिर मैंने इसमें एलिगेशन शायद लगा दिया था तो भी बहुत लंबा हो गया था, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग करना फ्यूचर में आए तो। अगला सवाल ये है आपके सामने, A can finish a piece of work in certain number of days. B takes 45% more number of days to finish the same work independently. They work together for 58 days and then the remaining work was completed by B alone in 28 days. How many days could A have completed the work if he had worked alone? अच्छा क्वेश्चन है गाइस, समझते हैं हम लोग। देखो ए किसी काम को सर्टेन नंबर ऑफ डेज में कर रहा है, बी 45% ज्यादा दिन ले रहा है इंडिपेंडेंटली एज कम्पेयर टू ए। तो देखो मैं कह सकता हूँ कि इनकी एफिशिएंसी क्या रही होगी। अगर आपकी ए की एफिशिएंसी 29 तो बी की एफिशिएंसी होगी 20। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि जो टाइम का रिवर्स रेशियो होता है वो आपका एफिशिएंसी का रेशियो हो जाता है, ठीक है। अब दोनों ने साथ काम करा 58 डेज तक, और जो रिमेनिंग काम था वो बी ने कंप्लीट करा है 29 डेज में, ठीक है। तो गाइस इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं कि टोटल वर्क कितना रहा होगा। टोटल वर्क मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो टोटल वर्क क्या होगा। पहले दोनों ने साथ में काम करा तो एफिशिएंसी रही 49 की, कितने दिन तक करा, 58 दिन तक करा। उसके बाद बी ने काम करा 29 डेज तक, तो तब कितना काम हुआ 20 इंटू 29, ये आपको टोटल वर्क आया। इसको आप डिवाइड कर दो ए की एफिशिएंसी के साथ, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 29 की है, ये आपका नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। देख लो 49 इंटू 2 होता है 98 प्लस 20, आपका आंसर आ गया 118 डेज। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, काफी शानदार क्वेश्चन है, शायद आप लोग इस क्वेश्चन को भूल चुके हो और ये आपके सामने फिर से आ चुका है आपको डराने के लिए। क्या गिवन है आपको कि cos A sin A और cot A ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। आपको बताना है कि 10 पावर 6 से माइनस 10 स्क्वायर ए की क्या वैल्यू होगी। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, मुझे ज्यादा आइडिया तो है नहीं। देखो बीच वाले टर्म का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होना चाहिए, cos A इंटू कॉट ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है। कॉट ए में आपका डिनोमिनेटर में साइन ए आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो साइन क्यूब ए है किसके बराबर होना चाहिए,
cos स्क्वायर a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि tan 6a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। tan पावर 6a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये आपका बन जाएगा sin पावर 6a डिवाइडेड बाय cos पावर 6a। अब sin पावर 6a क्या होगा, आप कह सकते हो sin क्यूब a का होल स्क्वायर, sin क्यूब a का होल स्क्वायर डिवाइडेड विद, यहाँ पर तो है ही पहले से cos पावर 6a। ठीक है, तो ये टर्म अभी मैं देख रहा हूँ कि कितना आने वाला है। तो देखो sin क्यूब a यानी कि cos स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया cos पावर 4a। अब आप डिवाइड इसको अगर कर रहे हो cos पावर 6a के साथ, तो आपको क्या मिलने वाला है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पर sec स्क्वायर a मिलेगा। sec स्क्वायर a में से आप लोग अगर tan स्क्वायर a हटा लो जो कि यहाँ पर था, तो आंसर आपका आ गया 1। तो बेसिक से क्वेश्चन काफी जल्दी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, कुछ बताने की इसमें जरूरत है नहीं, आप लोग समझदार हो, इसको आराम से कर लोगे। डायरेक्ट आपको दिख ही रहा होगा, या तो ये आंसर होता या फिर ये आंसर होता, इन्हीं दो को आप चेक करते हैं, तुरंत आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसमें काफी बच्चों को शायद डाउट भी हो। इस फिगर में आपको गिवन है कि एंगल DAB और एंगल CBA, इसका समेशन 90 डिग्री है। ठीक है, AC बराबर BD है, अच्छी बात है। BC बराबर AD है, ठीक है, BC बराबर AD है। AB आपका 20 है, CD आपका 10 है, तो एरिया क्या होगा इस क्वाड्रेंट का। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को पकड़ो और इसको पकड़ के यहाँ पर ले आओ। मैंने क्यों बोला कि यहाँ पर ले आओ, ताकि ये ट्रिपेजियम बन जाए। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी आप देखो ना कि ट्रिपेजियम पहले दी गई है, आपको दे दिया है कि जो आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है वो बना दो। BC बराबर AD का मतलब क्या है कि आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है, और ये 90 डिग्री देने का क्या मतलब है कि दोनों एंगल भी आप बराबर कर सको। तभी तो एग्जामिनर चाहते हैं कि आप इसको ट्रिपेजियम बना दो, तो बना दो ट्रिपेजियम, ये आपका ट्रिपेजियम बन गया। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, इधर आपका ये साइड हो गया 20, ऊपर वाला हो गया 10, और तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, ये दोनों साइड बराबर ऑब्वियसली होंगे। इसका आपको एरिया बताना है, बस इतना क्वेश्चन आपसे चाहता है। तो ऐसे अगर आप परपेंडिकुलर गिराओगे यहाँ पर, ऐसे अगर आप यहाँ पर परपेंडिकुलर गिराओगे, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। तो ये तो 10 हुआ, इधर ये 5, ये 5, क्योंकि ये 45 डिग्री है, तो ये भी 5। ठीक है, तो हाइट आपकी 5 आ गई। तो क्या एरिया होगा, एरिया होगा हाइट अपॉन 2, यानी कि 5/2 मल्टीप्लाइड विद समेशन ऑफ पैरेलल साइड। तो आंसर आपका आ गया 75। काफी शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। सम ऑफ 17 कंसेक्यूटिव नंबर इज 289। ठीक है, द सम ऑफ अनदर 10 कंसेक्यूटिव नंबर whose first term is 5 more than the average of the first set of consecutive number is what। देखो 17 कंसेक्यूटिव नंबर अगर हैं, उनका समेशन आपके पास 289 है। ठीक है, तो वो नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे होंगे या फिर कहाँ पर खत्म हो रहे होंगे, या फिर बीच का नंबर कौन सा है, ये हमको पता करना है अल्टीमेटली। ठीक है, देखो 17 यानी कि 8 पहले, 8 बाद में, और ये जो आपका बीच में 9th नंबर है, ठीक है, 9th नंबर जो आपके पास है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि 9th नंबर क्या होगा, एवरेज क्या है। 289 डिवाइडेड बाय 17 यानी कि 17, तो जो आपका 9th नंबर है ना, ये आपका 17 है। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब देखो अगले 10 नंबर आपके पास हैं कंसेक्यूटिव, जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो 5 ज्यादा है इसके एवरेज से, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है अगली सीरीज का, वो 17 पर और 5 यानी कि 22 है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। अब 22 से लेकर आपके कितने नंबर से, टोटल में 10 नंबर से, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये सीरीज जारी है आपकी 31 तक। ठीक है, 31 तक ये सीरीज आपकी जारी है, क्योंकि ये 10 नंबर आपके हो गए। इनका समेशन आपको बताना है। सिंपल है यार, समेशन कैसे बताएंगे, एवरेज क्या होगा इनका, एवरेज बताओ, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 53 डिवाइड बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ टर्म से, क्योंकि 10 है। 53 इंटू 5 265 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, और यार ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो ये सब वो क्वेश्चन है जो आप लोग भूल चुके होंगे, ठीक है, आपने पहले करे होंगे इनको, पर आपको पता होगा कि क्वेश्चन अच्छे लेवल के और ये दोबारा भी आ सकते हैं, तो वो मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ। देखो AD की वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। D आपका 4 है, मैं यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ। AB आपका कितना है, 12 है, तो 3 और 4 7, ये 5 हो गया। और BF यानी कि बॉयफ्रेंड आपका है 2। ठीक है, 2 बॉयफ्रेंड। FG बराबर 6,
ये आपका 6 हो गया, और BC की वैल्यू 10 है तो ये 2 होना चाहिए। अब क्या पूछा गया वो देखते हैं। एम क्या है आपका, FGDE इसका एरिया। तो जानबूझ के क्वेश्चन को मुश्किल बनाने की कोशिश करी गई है, पर है नहीं, ठीक है। ये एरिया आपसे पूछा गया है, इस एरिया का रेशियो आपसे पूछा गया है विद एज कम्पेयर टू ABC के कंपेरिजन में। तो यार देखो, ये चीज आपको पता भी होनी चाहिए कि रेशियो में कैसे निकालूंगा। यहाँ पर आप इसका एरिया पता है कैसे निकालोगे। आप यहाँ पर देखो, 5 और 4 यहाँ पर कितना हुआ, 9। तो 9 इंटू यहाँ पर 2 और 6 हुआ 8। ये तो पूरे BDG का एरिया हुआ। इसमें से आप माइनस करोगे छोटे ट्राइंगल का BEF का माइनस करोगे, ठीक है, जो कि 5 इंटू 2 है, यानी कि 10। एक तरफ तो ये आया। ये रेशियो आपको लेना है किसके साथ, ABC। अब ABC में तो दोनों साइड ऐड कर लो, ये एंगल ही तो कॉमन लेके चल रहे हो, अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो, AB कितना था मेरे पास, 12 था, BC 10 था। तो 12 इंटू 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 72 माइनस 10 62 डिवाइड बाई 120, आंसर आ गया 31:60। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन कैट वगैरह में काफी आते हैं, पर SSC ने ऐसा पूछा है तो मैंने आपको करवा दिया। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। LCM of two numbers is 15 times of their HCF, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 4860। आपको बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स क्या हो सकता है। तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एक्चुअल में होता क्या है, 4860 जो होगा ना, वो क्या होगा, HCF इंटू LCM। अब HCF कितना है, HCF को मैं HCF ही लिखता हूँ। LCM कितना है, 15 टाइम्स है HCF का, ठीक है। तो यहाँ से आप HCF पता कर सकते हो आसानी से। इसको आप 15 से काट लो, पहले गया 3 बार, फिर बचा 36 हो गया 2 बार, फिर गया 4 बार। ये आपका आ गया HCF का होल स्क्वायर। तो जो HCF आपका है वो आ गया 18। ये चीज आपको क्लियर हुई कि HCF हमारे पास 18 आ गया। अब देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि जो LCM है वो 15 टाइम्स है HCF का, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मेरे पास 15 टाइम्स आ जाए HCF का। तो यार ये तब पॉसिबल हो सकता है ना कि जब एक फैक्टर मेरे पास, देखो HCF में कुछ एक्स्ट्रा ही तो लेना पड़ेगा हमको। तो HCF हम लोग क्या एक्स्ट्रा ऐसा लें कि हमारे पास LCM जो है वो 15 टाइम इसका आ जाए, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग। 15 में आपको पता है 5 होता है और एक 3 होता है। तो आपका अगर एक नंबर में 18A मान लो, तो एक नंबर आपका 18B होना चाहिए। अब एक नंबर में आपको 3 का मल्टीपल डालना पड़ेगा, एक नंबर में आपको 5 का मल्टीपल डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस पता करना है, तो एक काम करो ना आप लोग, मैक्सिमम तो तभी डिफरेंस होगा जब आप 3 और 5 एक ही में डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 3 और 5 दोनों डाल दिए, तो 18 इंटू 15 ये नंबर आपका बन गया, और ये तो केवल बेचारा 18 ही रह गया। अब इनका डिफरेंस बता दो, ये नंबर आपका हो गया 270, ये नंबर बेचारा 18 ही रह गया। इनका डिफरेंस कितने का है, 252 का डिफरेंस है। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन में फंस सकते हो अगर आपने इनको पहले प्रैक्टिस नहीं करा होगा तो मैक्सिमम डिफरेंस इन द नंबर्स ये जब पूछा जाए तो ये मेथड फॉलो करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बताने का है नहीं, आप लोग समझदार हो, इसको कर ही लोगे। फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आपको। देखो यार, क्या पूछा गया हमसे, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टू द स्मॉलेस्ट स्क्वायर, और ऐसे फिगर आपको गिवन है। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये आपका रेडियस है पूरा बड़ा वाला, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो अगर इसकी साइड में मान के चलूंगे ए थी, ठीक है, ये पूरी साइड आपकी ए थी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो ये साइड आपकी जो रेडियस हुई ना आधी, वो कितनी हुई, a/2। तो रेडियस आपके पास आ गया a/2, ठीक है। अब इस वाले पर आ जाओ आप, कि यहाँ पर है मेरे पास इस सर्कल में, ऐसे आप समझो, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर जो आपका डायगोनल है वो किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर है, ठीक है। तो जो आपका डायगोनल यहाँ पर है वो कितना है, √2, और जो बीच वाला साइड इसको मैं x मान लेता हूँ, √2x, ये किसके बराबर हुआ, यहाँ पर जो मेरे पास सर्कल था ना उसके डायमीटर के बराबर हुआ, यानी कि सिंपली a के बराबर। तो x आपका आ गया a/√2। यहीं से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि जैसे जैसे आप अंदर स्क्वायर में घुसते जाओगे तो जो साइड है वो साइड डिवाइड बाय √2 हो जाएगी पुरानी साइड के कंपैरिजन में। इसका मतलब जो अगली साइड होगी, यानी कि जो ये वाली स्क्वायर की साइड होगी, वो फिर से इसका डिवाइड बाय √2 हो गया, यानी कि वो फिर से क्या हो जाएगा, a/√2 डिवाइड बाय √2, यानी कि वो a/2 हो गया। तो एक तरफ आपके पास a था, एक तरफ था a/2।
तो एरिया का रेशियो आपका 4:1 आने वाला है। ठीक है, ये आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। और ये आप लोग याद भी रखना कि डिवाइड बाय रूट 2 हो जाती है साइड जैसे जैसे हम फिगर में अंदर जाते जाते हैं तब। cos x बताओ कितना आएगा? cos x आएगा, cos स्क्वायर x क्या आएगा? 1 माइनस 4/9। तो cos स्क्वायर x आपके पास आ गया 5/9। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? 5/9 आ गया। तो जो cos x है आपका √5 डिवाइड बाई 3 हो गया। अब मुझे निकालना क्या है? cos 3x। तो cos 3x का क्या फॉर्मूला होता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, इसको लगाना, इससे आपका आंसर मिलेगा। और कन्वीनियंस के लिए आप cos x को कॉमन में ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसको आप लोग ट्राई करिए। A man invested a 10% per annum amounts to 20947.50 at the end of 1 year when the interest is compounded half yearly। ठीक है, 10% का रेट है। सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है सेम सम पर 4 to 5 ईयर्स में ट्रिपल द रेट। देखो यार, अच्छा क्वेश्चन है काफी। और कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ये मैं आपको समझाता हूँ। और भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ और मेथड है क्या जो मैं आपको समझा सकूँ इस क्वेश्चन के लिए। देखो, एकदम बेसिक मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ। 10% हाफ ईयरली कंपाउंडेड, यानी कि आप बोल सकते हो कि 5% रेट बचा इफेक्टिव। तो पहले जो 20 था वो 21 हुआ, फिर से जो 20 था वो 21 हुआ। तो प्रिंसिपल यार, अगर आप 400 लेके चल लेते ना तो अमाउंट आपका 441 होना चाहिए था। क्वेश्चन में आपको 441 की क्या वैल्यू गिवन है? आपको गिवन है ये 20947.5 है। ठीक है, अब ये देख लो कि कितने टाइम्स है, कितने टाइम जाएगा ये। पहले तो मुझे दिख रहा है यार कि 5 बार तो नहीं जाने वाला, 5 बार तो एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं इसको इंटू 4 लिखूंगा। ठीक है, तो इंटू 4 में कितना हुआ? तो आपके पास है 441 इंटू 4। यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 6, 1764 आ गया। अब कितना बच गया ये देखते हैं। तो 1764 और 2094 में कितने का डिफरेंस है? 300 तो वैसे ही हो गया डायरेक्ट। ठीक है, 300 में आपको दिख रहा है कि 30 हो जाता है, तो 330, 330। ठीक है, और यहाँ पर 7 और था, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3330 तो है, एक 7 और आ गया। अब देखो कितनी बार जाएगा? तो 441 मेरे पास है, इसको मैं 8 बार भेज सकता हूँ? नहीं नहीं यार, 8 बार तो एक्सीड कर जाएगा, 7 बार भेजो। तो 475, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आना चाहिए 475। ठीक है, डेसिमल एक लगा लेना अपनी साइड से। तो 47.5 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करते तब क्या होता? 2 से मल्टीप्लाई करने पर यार ये होता 95। 95 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा मेरे पास? 190। तो यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास आ गई वो कितनी आ गई? 19 और ये 0। ठीक है, तो इतना मेरे पास प्रिंसिपल था जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आगे क्या हो सकता है। इस प्रिंसिपल पर आपको बताना है कि सेम रेट अगर आपका है 10% का, अच्छा ट्रिपल रेट हो गया, बहुत बढ़िया, तो 30% रेट हो गया। और कितने टाइम के लिए हमको चाहिए? हमको चाहिए 12/5 सालों के लिए। तो 12/5 इंटू इस वैल्यू का 30% बताओ कितना होगा? तो आपने बोला यार कि 5700 इतना होगा। तो देख लो, इसको काटा तो यहाँ पर 20 आना चाहिए। तो आपके पास आ रहा है 24 × 57। तो 57 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये आपका आंसर होने वाला है। यहाँ पर मेरे पास आया 8, यहाँ पर आया 2, ये हो गया 22, फिर यहाँ पर है कितना 104। देखते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। 8, 6, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1। अच्छा सॉरी गाइस, यहाँ पर 12 नहीं आएगा, यहाँ पर 22 आएगा ना। सिली मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 12 नहीं, यहाँ पर 22 है। यहाँ पर आपके पास एक्चुअल में 22 है। ठीक है, अब देखो कि इतना आने वाला है। तो 22 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 44 आएगा, 44। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या आने वाला है। 44 यहाँ पर है, वैसे भी दिख रहा है कि लास्ट में 8 ही आना चाहिए। यहाँ पर आपके पास आया 8 और 2 वहां पर था, यहाँ पर हो गया 22। ठीक है, फिर से यहाँ पर 8, 2, 2 ऐसे लिख लो।
तो मेरे पास है 80522508, बस ठीक है, आंसर आ गया आपका, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, बनाइए इस क्वेश्चन को। आफ्टर अलाउिंग 3 successive discount of 15%, 20%, 18% on the mark price of an article, it is sold for 2230.4। मार्क प्राइस आपको बताना है। देखो, पहला डिस्काउंट में 20 का चीज हुआ 17 का, दूसरे डिस्काउंट में 5 का चीज हुआ 4 का, और तीसरे डिस्काउंट में 50 का चीज हुआ 41 का। ठीक है, इसका आपको देखना है कि क्यूमुलेटिव क्या बैठने वाला है। कुछ काटने की कोशिश करो अगर कट रहा हो तो। यहाँ पर 5 रह गया, ठीक है, और तो कुछ जा नहीं रहा। यहाँ पर आपके पास आ गया 25 × 50, यानी कि 1250 जो था वो कितना बन गया, 1250 आपका बन गया 25 × 50, सही तो करें ना? हाँ, ठीक करा एकदम। तो ये आपका कितना बन गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देना पड़ेगा 17 × 41, ठीक है, 17 × 41 आपके पास आ गया 697। तो गाइस जो 697 है ना, क्वेश्चन में उसकी वैल्यू गिवन है 2230.40। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या ये वैल्यू कट भी रही है। ठीक है, 2230.4, इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 697 से, तो ये 3.2 टाइम्स जा रहा है, 3.2 टाइम्स। तो इसका भी आपको 3.2 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हो कि आप 125 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। 125 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 0 आया, 250, ये आपका हो गया 375। दिख रहा है आपको कि ये आपका आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, काफी शानदार क्वेश्चन है देखने में। x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w, 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू, ये रेशियो गिवन है 2:3:1। आपको बताना है w 5w माइनस 3x माइनस जेड रेशियो 3w। तो एक काम करते हैं यार, 4 वेरिएबल है ना, x y z w, और रेशियो में इक्वेशन मुझे 3 दिख रही है, और वहां पर जो चीज फाइंड करनी है उसमें y कहीं नहीं दिख रहा है। तो मैं y को 0 डाल के देखता हूँ कि क्या होता है। ट्राई करते हैं y को 0 डाल के कि क्या ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मेरे पास जो x माइनस जेड है, x माइनस जेड, वो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 2 आया। ठीक है, जो मेरे पास 2w माइनस जेड है वो कितना आया, वो मेरे पास यार यहाँ से आ गया 3। ठीक है, और यहाँ पर देखो 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू, ये कितना आया, ये मेरे पास आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यूज देखनी पड़ेगी कि क्या क्या हम ले सकते हैं। देखो, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, कोई इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, तो एक काम आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पर z को एलिमिनेट करके कुछ कर सकते हो, या फिर कुछ और हो सकता है। यहाँ पर अगर हम माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, अच्छा ठीक है, तो पहली दोनों इक्वेशन से अगर मैं माइनस कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2w माइनस एक्स, ये मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूँ तब मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर लूँ, ऐड करने में फायदा है। तो ऐड करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, इससे आपका ही कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास बचेगा 2x प्लस डब्ल्यू, किसके बराबर है, 3 और 1 4 के बराबर है। ठीक है, अब मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ, सही कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब जो 4x प्लस 2w होता वो कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। अब मैं इन दोनों को माइनस करने वाला हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो अगर मैं इनको माइनस करूँगा तो 2w गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, 4x माइनस माइनस एक्स यानी कि 5x, 5x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी 8 माइनस 1 7। ठीक कह रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7/5। तो जो 2w है वो कितना हुआ, 1 प्लस 7/5 यानी कि 12/5। ठीक है, जो w आपका है वो आ गया 6/5। ठीक है, w आपका आ गया, अच्छा 12/5 है, हाँ 6/5 आ गया। यहाँ से x माइनस जेड आपका 2 था, तो z कितना होगा, x माइनस 2 यानी कि 7/5 माइनस 2, जो कि आपके पास हो गया -3/5। तो ये वैल्यूज मुझे कुछ मिली है, पता नहीं कि सही है कि गलत है, सॉल्व करिए, अब देखते हैं क्या होता है। इनको आप यहाँ पर डाल के देखो, देखो कि क्या होता है। तो मेरे पास है 5w, और 5w क्या होगा, 6 माइनस
3x कितना होगा, यहाँ आपको दिख रहा है 21/5 माइनस z की क्या वैल्यू है -3/5, तो यहाँ पर आपके पास आ गया +3/5। बहुत बढ़िया। डिवाइड बाय 3w कितना होगा 18/5। ये रेशियो देखते हैं कि कितना बनना है हमारे पास। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऊपर क्या है 6 माइनस 18/5। ठीक है, तो 6 × 5 कितना होता है 30। 30 माइनस 18 हो गया 12। तो ऊपर तो बच गया 12। बहुत बढ़िया। यहाँ पर बच गया नीचे 18। 12/18 आपका आंसर आ गया 2/3। देखो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया पर टाइम बहुत लग गया। ठीक है, ये मैं सही कह रहा हूँ, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया पर टाइम बहुत लग गया। तो अगर इसका कोई और मेथड आपके पास अवेलेबल है तो आप मेरे को जरूर बताना, क्योंकि देखो हो क्या रहा है ना यहाँ पर कि इन इक्वेशन को मर्ज तो करा गया है इस तरीके से। हो सकता है किसी बीच वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसमें कुछ ऐड करा कुछ माइनस करा, पर ये चीज एग्जाम के अंदर सोचना शायद इतना आसान ना हो जितना हमको लग रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हो। जनरली होता है ये कि यहाँ पर वैल्यूज परफेक्ट आती हैं, पर यहाँ पर परफेक्ट वैल्यूज नहीं है, फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं। फिर भी हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया, तो कोई इतनी टेंशन की बात है नहीं। ठीक है, और एक चीज आप ये कर सकते हो कि आप इनको 5-10 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको हो सकता है जल्दी आंसर आ जाए, पर ये मेथड भी ठीक है, इतना खराब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। Assam invested 8% per annum amounts to 20280 at the end of 1 year. Interest compounded half yearly. What will be the compound interest on the same sum for 2 years? So the interest rate is the same as earlier and interest is compounded annually. अच्छा ठीक है, तो आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर हम एनुअली कंपाउंड करेंगे तो देखो यार 8% की 2 साइकिल हाफ ईयरली हो रहा है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि 4% की एक साइकिल हुई तो 25 की चीज 26 हो रही थी, फिर से 25 की चीज 26 हो रही थी। तो यार जो चीज 625 की थी वो 676 हो रही थी। 676 की वैल्यू गिवन है 20280, तो क्लियरली दिख रहा है कि इंटू 30 है, तो इसको इंटू 30 कर लो, मेरे पास आएगा 18750। ये मेरा क्या निकाला मैंने, प्रिंसिपल। ठीक है, अब इस पर आप देखो कि अगर हम 2 ईयर्स में फाइंड करना चाहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, तो कितना परसेंट हमको लेना पड़ेगा। 8% की 2 साइकिल, यानी कि आपको 16.16% निकालना है। मैं गलत तो नहीं कर रहा, इतना ही तो आपको निकालना है। ठीक है, what will be the compound interest on the same sum for 2 years if the interest rate is same as earlier, interest compounded annually। तो ये आपको निकालना है 16.16। ठीक है, तो क्या इसमें कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो। कोई और मेथड आपको दिख रहा है इसमें करने का जो कर सकते थे, 2 डिजिट के 2 नंबर मल्टीप्लाई कर 4 डिजिट के 2 नंबर मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में। और कुछ मेथड में सोच रहा हूँ कि आपको बता दूं। 8% निकालना है तो ठीक है यार, 2:1 रेशियो से बता देता हूँ 2:1। ठीक है, अब 2:1 में क्या क्या वैल्यूज हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। देखो पहले आपको निकालना है 8% इस वैल्यू का, जो कितना होने वाला है, जो होगा 2/25 इस टर्म का। तो 2 इंटू इसको अगर मैं 25 से काटना चाह रहा हूँ तो पहले तो ये जाएगा यार 7 बार। ठीक है, 175 हुआ, तो बचा 12, 125 यानी कि 5। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 1500। ठीक है, अब इसका भी फिर से आपको क्या निकालना है 8%। इसका 8% क्या होगा 120 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 3000 और 120। करेक्ट आंसर आ गया 3120। तो ये मेथड कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छा है, रेशियो मेथड, अगर आपको पहले से आता हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, an amount of 43892 is lent to each of 2 persons for 3 years, one at 30% simple interest and other at rate of 30% compound interest compounded annually. By what percent will the simple interest be less than the compound interest received in this 3 year duration correct to 1 decimal place? काफी शानदार क्वेश्चन है यार। देखो आपको एक बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना परसेंट कम होगा जब रेट हमारा 30% है और 3 साल की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो यार ध्यान से समझते हैं सवाल। कंपाउंड इंटरेस्ट में 30% में हम क्या कह सकते हैं कि जो चीज 10 थी वो 13 हो रही थी, 10 फिर से 13 हुआ, तीसरे साल भी 10 आपका 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1000 था तो 13 का क्यूब, आपको याद होगा मुझे याद नहीं है, 169 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आया 7, यहाँ पर आया 2, तो 20 हुआ, 0 2 वहां पर आया तो 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर है 9 6 और 1 7, यहाँ पर है 9
यहाँ पर 112197, ठीक है, मुझे भी याद आ गया 2197 होता है 13 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिला, आपको दिख रहा है कि 1197 का इंटरेस्ट मिला, ये तो आपका CI है। अब यार मुझे ये बताओ कि 30% के हिसाब से 3 साल में 90% होना चाहिए था, तो ऐसा ही कितना होता, ऐसा ही आपका 90% यानी कि सिंपली 900 होता, ये आपका ऐसा ही होता। आपको ये बताना है कि जो ऐसा ही है वो इससे कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि कितना कम है, ये आपको दिखा कि 297 कम है, ठीक है। 297 डिवाइड बाय, अब क्या वैल्यू आप लोगे, किससे कंपेयर करना है, इससे ही तो कंपेयर करना है, कितना परसेंट लेस है ये बताना है। तो यहाँ पर आपके पास 1197 आएगा, यहाँ पर 20 और लगा लो, ये वैल्यू आपको बतानी कि कितनी है। तो आप देख रहे हो कि कितनी ज्यादा कैलकुलेशन है। आप लोग कहते हो पेपर कैलकुलेटिव नहीं आता, आता है भाई, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 1197 इंटू 2, आपके पास आया 2394। अब माइनस करोगे 2970 में से, ठीक है, 2970 से माइनस करो तो 576 आया, ठीक है। तो 576 अगर मेरे पास है तो वो कितनी बार जाएगा, ऑब्वियस है, मतलब 5 बार तो जाने से, ठीक है, तो वो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 24, तो 24.xx%, ये आपका आंसर होगा, केवल एक ही ऑप्शन में यहाँ पर। तो आप देख रहे हो कितना शानदार क्वेश्चन था, ठीक है, एकदम 5 स्टार क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। A and B borrowed equal sums for 3% at rate of 5% simple interest, compounded annually respectively. At the time of payment B को 427 रुपये ज्यादा पे करने पड़े, तो सम बोरोड कितना था और इंटरेस्ट पेड बाय B कितना था, ये हमको बताना है। तो देखो यार 3 साल की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का केस है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले कंसिडर करते हैं। तो CI में हम कह रहे हैं 5% के लिए हम कह सकते हैं 20 से 21 हुआ, फिर से 20 से 21 हुआ, और फिर से 20 से 21 हुआ। तो यार अगर मेरे पास 8,000 रुपये मैंने लिए होते ना किसी से, तो मुझे उसके बदले में 9261 देने पड़ते, ठीक है। अब देखो वहीं अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तब कितने देने पड़ते, तब आप कह रहे हो कि 15% देने पड़ते, तो इसका 15% कितना होता है, 1200, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 9200 देने पड़ते। तो यहाँ पर गैप कितने का, 61 का, तो जो 61 है ना, इसकी वैल्यू है 427, तो एक की वैल्यू 7 हुई, एक की वैल्यू पर 7 है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 56000। अब मुझे क्या बताना है कि इंटरेस्ट बी ने कितना पे करा, तो बी ने जो इंटरेस्ट पे करा है यार वो है 1261, ठीक है। बी कौन है यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है ना, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है आपका बी, ठीक है। तो 1261 पे करा है, तो 1261 को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 7 से, तो यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर गया 4, 8, एक माओ तो 8827, तो आपका आंसर आ गया, इधर 56,000 तो इधर 8827, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, इस सवाल को आप लोग खुद करोगे, कुछ भी नहीं है सवाल में, केवल आपको देखने में टफ लग रहा है, तो ट्राई या मैं ही बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। अब bathtub can be filled by cold pipe in 15 minutes and by hot pipe in 10 minutes. A man opens both the taps at 7 a.m. and leaves the bathroom. He returns at the same time when the tub was expected to be full. तो ये पहले मुझे बताओ कि वो कब एक्सपेक्ट कर रहा था कि टब आपका फुल हो जाएगा। एक बढ़ सकता है 15 में, एक बढ़ सकता है 10 में, एलसीएम आया 30, एफिशिएंसी 2 और 3, तो वो यार वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 30/5 यानी कि 6 मिनट में टब पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है, पूरा फिल आपका हो जाएगा टब, यानी कि 6 मिनट बाद वो वापस आ गया, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो अगर वो 7 बजे टंकी खोल के गया था, तो वो 7:06 तो वही वापस ही आ गया ये देखने के लिए क्या मेरा टब भर गया। पर उसने देखा कि एक वेस्ट पाइप भी खुला हुआ था, उसकी वजह से टब नहीं भर पाया, अब उसने वो बंद कर दिया, और अब 4 और मिनट लगे टिल द टैंक इज फुल, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई, 4 मिनट और लगे। अब देखो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर 4 मिनट और लगे तो उन 4 मिनट में कितना काम हुआ। 4 मिनट में आप देख रहे हो कि एफिशिएंसी तो 2 और 3 यानी कि 5 की है, 4 × 5 इन 4 मिनट में आप कह सकते हो कि 20 यूनिट काम हुआ, 20 यूनिट काम हुआ, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के 6 मिनट थे जिनके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उसमें कितना काम हुआ होगा, 30 अगर पूरा काम है तो केवल 10 ही यूनिट काम हो पाया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग के 6 मिनट में अगर केवल 10 ही यूनिट काम हो पाए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 बराबर 6 इंटू जो मेरे पास एफिशिएंसी है, ठीक है। नेट एफिशिएंसी कितने की है, नेट एफिशिएंसी आपने बोला कि है 5 माइनस जो मेरे पास वेस्ट पाइप है x, उसकी मैं x मान लेता हूँ, ठीक है।
तो जो वेस्ट पाइप है उसकी एफिशिएंसी क्या आने वाली है ये हम लोग देख लेते हैं। तो वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी हमारे पास है x, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे मेरे पास है 5/3, मेरे पास यहाँ पर आ गया 5 माइनस 5/3, यानी कि ये है 15 में से हटा दो 5, यानी कि 10/3। ये आपकी वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी है 10/3। बहुत बढ़िया। अब देखो उसने 10 मिनट और यूज करा टब को, यानी कि 7:20 अब बज रहे हैं, ठीक है, 7:20 अब टाइम हो रहा है। अब उसने वेस्ट पाइप को खोल दिया। आपसे पूछेगा कि कब तक आपकी टंकी खाली हो जाएगी, तो कब तक खाली होगी? 30 जो आपको टोटल काम है, डिवाइड कर लो 10/3 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 90/10, यानी कि 9 मिनट और लगेंगे। अब तो आंसर क्या आ गया, इसमें 9 जोड़ लो 7:29। ये आपका आंसर 29 मिनट्स पास 7 AM। काफी शानदार क्वेश्चन अपने आप में, ठीक है। बेसिक्स आपके इसमें बहुत इन्वॉल्व है और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल ये है आपके सामने, इसको आप लोग करिए इस क्वेश्चन को। A library has an average of 502 visitors on Sunday, 475 on Saturday, 340 on weekdays. What is the average number of visitors in a month of 30 days beginning with a Sunday? तो देखो beginning with a Sunday का मतलब पता है क्या हुआ कि 1 तारीख को संडे, 8 तारीख को संडे, ठीक है, फिर आपका 15 तारीख को संडे, और फिर आपका मैं कह सकता हूँ कि 22 तारीख को भी संडे, ठीक है, और फिर आपका 29 को भी संडे। तो इस मंथ में हमारे पास 5 संडे आ गए, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। 5 संडे आ रहे, 1, 8, 15, 22, 27, एकदम ठीक है। 29, 5 संडे हमारे पास आ गए। और कितने सैटरडे आए होंगे? सैटरडे देखो यहाँ पर एक गायब हो गया, यहाँ बेचारा नहीं आ पाया सैटरडे, ठीक है। तो एक सैटरडे यहाँ पर, एक यहाँ पर, इससे जस्ट पहले एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो सैटरडे मेरे पास 4 हुए, ठीक है। तो 4 मेरे पास सैटरडे है, 5 मेरे पास संडे है, और ऑब्वियस सी बात है कि जो बाकी के आपके 21 डेज हुए नॉर्मल हुए, ठीक है। अब विजिटर्स देख लेते हैं। सैटरडे को कितने विजिटर्स होते हैं? 475, संडे को 502, और जो नॉर्मल दिन होते हैं यार उन पर होते हैं केवल 340। आपको बताना है कि एवरेज क्या होगा। तो देखो एवरेज के लिए मैं आपको एक चीज यहाँ पर समझाता हूँ कि आप एक्स्ट्रा जो है वो कैसे बांटते हो, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसको मैं बेस मानता हूँ, एवरेज मेरा इससे तो ज्यादा ही होगा, ये तो आप मानते हो यार, है ना, इससे तो ज्यादा ही एवरेज होने वाला है। इससे ये वैल्यू कितनी ज्यादा है? तो देखो आपके ये 135 ज्यादा है, अभी कितनों पर ज्यादा है? 4 पर ज्यादा है। 135 एक्स्ट्रा है तो 4 पर एक्स्ट्रा है, ठीक है। आगे बढ़ो, ये कितना एक्स्ट्रा है? तो ये आपको दिख रहा है यार कि सिंपली 162 एक्स्ट्रा है। अब कितनों पर एक्स्ट्रा है? 5 पर एक्स्ट्रा है। ये जो टोटल एक्स्ट्रा है ना किस में बटेगा? सब में बटेगा भाई, 30 लोगों में बटेगा। देखो कि ये डेविएशन कितने का है, या फिर जो मैं कह सकता हूँ एक्स्ट्रा है वो कितने का है। डेविएशन करेक्ट वर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास हुआ 270 का डबल 540, यहाँ पर आपके पास है 540 एक्स्ट्रा। इधर कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है बताओ मुझे? 162 into 5, 800 में 10 जोड़ो 810, ये डिवाइड करना है 30 से, तो 54 डिवाइड बाय 3 हुआ 18, ये हुआ 27, तो आपके पास ये आ गया 45। तो ठीक है, तो 45 आपका नेट एक्स्ट्रा है, तो 340 और 45 आपका आंसर आ गया 385। तो ऐसे आप कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हो इस मेथड से करके, ठीक है। काफी अच्छा मेथड था जो मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। A person traveled 120 km by steamer, 450 by train, 60 by horse. It took him 13 hours 30 minutes. If the speed of train is 3 times that of horse, 1.5 times that of steamer, what is the speed of the steamer? तो देखो यार काफी आसान क्वेश्चन है। 120 किलोमीटर, 450 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, यहाँ पर क्या क्या है? स्टीमर, ट्रेन और हॉर्स। स्पीड के बारे में क्या क्या बताया गया है आपको? ये बताया गया है कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो 3 गुना है हॉर्स के कंपैरिजन में, और 1.5 टाइम्स है स्टीमर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यार इसको अगर मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है, तो जो हॉर्स है उसकी स्पीड 1 हुई, ठीक है, और जो स्टीमर है उसकी स्पीड हो गई 2। ये आपको समझ में आया? एक्स ले लो मैंने, ठीक है। टोटल टाइम गिवन है
तो निकाल लो टोटल टाइम। यहाँ पर आ गया 60/x, यहाँ पर आ गया 150/x, यहाँ पर आपके पास आ गया कितना 60/x। ये वैल्यू है आपके पास 13/1/2 यानी कि 27/2। बस इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। 1/x आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया, इनको जोड़ लो, 120 और 150 हो गया 270, बराबर है 27/2 के। काटा तो ये कितनी बार चला गया 10 बार। तो x आपका कितना आया 20। क्या बताना है मुझे, स्पीड ऑफ स्टीमर 2x, आंसर आ गया 40। ठीक है, अगला सवाल ये है आपके सामने। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर आर 14.35 एंड 11.55 रेस्पेक्टिवली। मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर इट कंप्लीटली। ये आपको बताना है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से। मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ये हमको बतानी है। ठीक है, जो कम्प्लीटली उसको कवर कर लेंगे और जो हमको रिक्वायर्ड होंगी मिनिमम नंबर। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या क्या गिवन है, डायमेंशन आपको गिवन है 14.35। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है 11.55। ठीक, अभी देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में किस चीज़ की मल्टीपल है या फिर क्या है ये वैल्यूज एक्चुअल में। ठीक है, ये हमको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी तो हम ये आइडिया लगा पाएंगे कि हमको स्क्वायर टाइल का डायमेंशन क्या लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर वो टाइल स्क्वायर है तो आप ये तो समझ रहे हो कि इनका मैं कह सकता हूँ एक तरीके से HCF मुझे पता करना है। ठीक है, तभी तो मैं उसको वो डायमेंशन दे सकता हूँ स्क्वायर टाइल को। तो इनका मुझे HCF पता करना है, इतना मेरे को हल्का हल्का आइडिया लग रहा है। पता नहीं कि मैं सही आइडिया लगा रहा हूँ फिर गलत आइडिया लगा रहा हूँ, पर HCF लेना है ये मैं समझ गया। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। देखो 1435 मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 7 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसको अगर मैं 7 के संग ब्रेक करना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। डेसिमल पहले हटाओ, थोड़ा सा दिमाग को खोलो, डेसिमल को हटा दो। ठीक है, 7 से अगर मैं इसको काटूँ तो कितनी बार जाएगा, पहले गया 2 बार। ठीक है, फिर यहाँ पर इतना आ गया 205। इसको 7 से काटो, क्या ये 7 से कटेगा उसका तो पता नहीं, पर 11 से जरूर कट रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू 7 ऐसे। इसको 11 से काट लो तो ये हो जाएगा आपके पास 11 से गया पहले एक बार। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा 0 बार, फिर आएगा 5 बार। ठीक है, पहले 11 से एक बार गया, फिर 0 बार गया, फिर 5 बार गया, इंटू 11 ऐसे मैंने लिख लिया। ठीक है, इसमें आपको दिखना है कि क्या वैल्यू है जो कॉमन आपको दिख रही है। 7 11 तो कॉमन कुछ हो नहीं सकता 205 और 105 में। तो ये आपका होता है 41 इंटू 5, ये आपका होता है 21 इंटू 5। ठीक है, तो अल्टीमेटली डिसीजन तो यार ये निकल रहा है कि 0.5 के अलावा, ठीक है, 0.5 के अलावा इन वैल्यूज में शायद कुछ भी कॉमन ना हो। यानी कि कहने का मतलब यार ये है कि अगर मैं इनको सेंटीमीटर में लिखूँ, ठीक है, सेंटीमीटर में लिखूँ, हटाओ सारी कंफ्यूजन, सेंटीमीटर में लिखूँ, यहाँ पर आपके पास अगर है 41 इंटू 5 इंटू 7, एक वैल्यू ये है। ठीक है, दूसरा डायमेंशन कौन सा, ये वाला 21 इंटू 5 इंटू 11, दूसरा डायमेंशन ये है। तो ये आपका टोटल एरिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो मैं इसमें से जो कॉमन वैल्यू दिख रहा हूँ ना, वो मुझे दिख रही है कि ये 5 वाली है। ठीक है, अच्छा, और हाँ 7 भी तो कॉमन है यार, ये भी तो बताओ, 7 भी कॉमन है। यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है, ये किस क्या है 21 इंटू 7 इंटू 3 है। तो मुझे दिख रहा है कि 7 और 5 इन दोनों को मैं ले सकता हूँ। ठीक है, ये बहुत बढ़िया हुआ, ये 7 और 5 2 आ गए, यानी कि जो साइड मेरी है ना टाइल की वो 35 सेंटीमीटर है। 7 इंटू 5 35 सेंटीमीटर है। अब ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो n इंटू 35 इंटू 35 ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो इसको काटो, कैसे काटोगे 35 से, एक 35 यहाँ काट दो। ठीक है, इस 35 को काटोगे तो एक 7 ही हटा दिया मैंने, 5 ही हटा दिया, 21 तो पहले जा चुका है, तो यहाँ पर आया 33, यहाँ पर आपके पास है 41। ये प्रोडक्ट आपका आंसर है, और ये दिख रहा है मुझे क्लास में 3 आना चाहिए 1353। तो ये आपका काफी शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं जैसे मुझे फंसा लिए जस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू बाइसिकल्स वाज 7:8 2 years later when the price of first has risen by 30% and the price of second increases by 1500, ratio of prices becomes 15:16। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सेकंड बाइसिकल आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई देखने में। ठीक है, तो देखो पहले क्या रेशियो था 7 से 8। ठीक है, अब क्या हुआ कि
जो पहली वाली साइकिल थी उसका प्राइस आपका 30% से बढ़ गया, और अब जो रेशियो बन गया वो 15 से 16 बन गया। ठीक है, तो यार 30% बढ़ा देते हैं पहले उसको। एक काम करते हैं ना, मैं इसको यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो प्राइस अब इनका सेम हो गया। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हुई कि प्राइस अब इनका मैंने सेम कर दिया। अब मैं इंक्रीज करने वाला हूँ। कैसे इंक्रीज करूँगा? दूसरे वाले का प्राइस अब जो है वो कितना ज़्यादा है पुराने के कंपैरिजन में, फर्स्ट हैज राइजन बाय 30%, तो उसको मैं 30% बढ़ाने वाला हूँ। इसको तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब जो प्राइस मेरा है वो बढ़ चुका है 30% से पहली साइकिल के लिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? अब यहाँ पर मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू है कितनी आ रही है? ये वैल्यू आपके पास आ रही है 1200। ठीक है, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है? 91 इंटू 16, देख लेते हैं कि कितना होगा। 6, 54, 119, 6, 5, 14, यहाँ पर आपके पास आया 1456। तो क्या गैप है यहाँ पर? गैप दिख रहा है 256 का। तो यार जो 256 है ना, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है। 256 की वैल्यू गिवन है कि 1500 है, और पूछा क्या गया है? पूछा आपसे ये गया है कि 1200 की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख रहे हो कि कितनी खतरनाक कैलकुलेशन यहाँ पर हो रही है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर भी ट्राई तो हमको करना है सॉल्व करने का। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है 1500 बटे 256 इंटू 1200। ये मुझे अल्टीमेटली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि 16 इंटू 16 होता है। अब एक 16 को मैं कैंसिल करने वाला हूँ 4 की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 25 रह जाएगा, यहाँ पर भी 25। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे पास आ गया 15 इंटू 12 तो हो जाता है 180। बहुत बढ़िया। तो 625 मल्टीप्लाई करूँ 18 से, और ये कितना आ जाएगा? 0 यहाँ पर आया 4, 0, 2, 50। यहाँ पर मेरे पास है 5, 2 और 6, 0, 5, 2, 11250, ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो 11250 किससे डिवाइड करना पड़ेगा? यहाँ पर नीचे क्या रहेगा? 16 रहेगा, तो उसको आप 16 से डिवाइड करोगे। देखो कितनी बार जा रहा है। तो मुझे देखा पहले 7 बार गया। 7 बार कैसे बोल दिया मैंने? क्योंकि आपको दिख रहा है कि 17 इंटू 6 होता है 112। पहले गया 7 बार। बहुत बढ़िया। फिर एक आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो 5 पूरा आ गया 50, यानी कि 0 के बाद क्या आएगा? 3, तभी तो 43 हुआ। तो 703 आपको जैसे देखा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। 703 1.25 वाला ऑप्शन ए, इसी में था ये। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितना शानदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। करिए इस क्वेश्चन को। A number consists of 3 digits whose sum is 14. Middle digit is equal to the sum of other 2 digit. तो हो गया क्वेश्चन, क्योंकि अगर मेरे पास एक नंबर है 3 डिजिट का, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो मिडिल नंबर आपका है वो किसके बराबर है? बाकी दोनों नंबर के समेशन के बराबर। ठीक है, तो यार ये भी गलत हुआ, क्योंकि इसका समेशन ही 14 नहीं है। इसका है, सॉरी, इसका समेशन 14 है, इसका भी 14 है, और ये भी आपके पास 14 ही है। ठीक है, और क्या गिवन है हमको? नंबर 99 से इंक्रीज होगा अगर डिजिट्स हम लोग रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पर देख लो कि डिजिट्स रिवर्स करने पर कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इसको अगर मैं रिवर्स करूँगा तो क्या होगा? 473, पहले क्या था 374, तो यहाँ पर दिख रहा है कि इंक्रीज 99 का है। क्या यहाँ पर भी सेम होता? नहीं, यहाँ पर तो डिक्रीज हो जाता, यहाँ पर भी डिक्रीज हो जाता। तो ये अब करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाय बाय एंड टेक केयर, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है।